बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी 4। इस प्रश्न पत्र को हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और इसमें एक पाठ स्त्रीघर नामक डायरी का अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसमें डॉक्टर रजनी गुप्त द्वारा लिखित अपनी बेटी के लिए मार्गदर्शक ऐसे कुछ दिनों की डायरी आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। आज हम गंभीर वातावरण से थोड़ा हास्य व्यंग्य के वातावरण की ओर निकलेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गंभीरता जैसी जरूरी है वैसा ही हास्य भी जरूरी है। इसीलिए हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने हास्य रस को भी साहित्य का एक रस स्वीकार किया था। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कर कमल हो गए इस हास्य व्यंग्यात्मक पाठ का आज हम आरंभ कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैंने पहले ही आपके ग्रुप पर डाल दी है, शायद आपने वो पढ़ ली होगी, ऐसा मानकर चलता हूँ, क्योंकि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसकी वॉइस टाइपिंग करना, फिर उसका पीडीएफ बनाना, पीपीटी बनाना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके उपरांत इस प्रकार की आभासी ऑनलाइन तासिका लेना, इसका वीडियो बनाना, इतना सब कुछ करके भी छात्रों का प्रतिसाद उतना ठीक नहीं है जितना अपेक्षित है। ठीक है, अब जैसे आपने अपने कर्म, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आपको करना हो कीजिए, न करना हो आपकी इच्छा। हास्य व्यंग्य की ओर हम जा रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य के जीवन का बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है कि मनुष्य जो कहता है वो करता नहीं, जो कहता है करता है वो कहता नहीं, जो उसे अच्छा लगता है वही वह करता है, लेकिन बाद में उसके फल भी भुगतना पड़ता है। जाने दीजिए, हम सबसे पहले कर कमल हो गए इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई जी, ये नाम है इनका। 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसको आज नर्मदापुरम कहा जा रहा है, उस होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले के जमानी गांव में जन्मे हरिशंकर परसाई जी का आरंभिक जीवन कठिन संघर्ष का रहा, जैसा हर एक का होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आपने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उस समय नागपुर विदर्भ का नहीं अपितु मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आपने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए अर्थात स्नातकोत्तर स्नातक पदवी प्राप्त की और फिर डीटी अर्थात डिप्लोमा इन टीचिंग, जैसे आजकल डीएड होता है वैसे उस समय डीटी था, डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स भी उन्होंने किया, एक अध्यापक बने। आपने जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कृतियां रची हैं उनमें हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये 2 कहानी संग्रह हैं। आपने 2 उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज प्रमुख है, लेकिन वे जिस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं वह व्यंग्य निबंध विधा। इनमें तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये व्यंग्य निबंध है। इनमें से विकलांग श्रद्धा का दौर, इस व्यंग्य संग्रह पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
आपके साक्षात्कारों के संग्रह पूछो परसाई से। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में आपकी सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपकी रचनाओं का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हुए हैं। आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो अभी मैंने उसका उल्लेख किया था, विकलांग श्रद्धा का दौर, इस व्यंग्य संग्रह पर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपका निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ। तो ये संक्षिप्त परिचय था। अब हम पाठ को आरंभ करेंगे। कर कमल हो गए। देखिए, कर का मतलब है हाथ, कमल हो जाना। अब यह एक मुहावरा है, यानी जब भी कोई महान व्यक्ति किसी दुकान का, किसी मकान का, किसी प्रदर्शनी का उद्घाटन करता है तो कहते हैं कर कमलों से, या किसी को पुरस्कार देना है तो अमुक अमुक के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया, यानी हाथ कमल हो गए। अब देखिए, यह एक व्यंग्य है, इसलिए इसमें बहुत हास्य है। अब तक जो गंभीर बातें हमने स्त्री घर में की थी, उस डायरी में की थी, उस पर एक उतारा मान करके चलिए कि उस गंभीर वातावरण से थोड़े से हल्के फुल्के वातावरण में आने की हम कोशिश करेंगे। आरंभ है, देखिए, पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए। इसका मतलब है कि मुझे भी एक प्रमुख व्याख्याता के रूप में मुझे भी बुलाया जा रहा है। पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए। मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोहों के निमंत्रण पत्र रखे हैं, जिनमें श्रीमान और श्रीमती जी से कहा गया है कि उद्घाटन इस अकिंचन कर कमलों से होगा। किसका? महाविद्यालय के समारोहों के निमंत्रण पत्र, और उन समारोहों का उद्घाटन लेखक के कर कमलों से होगा। यह मैं भी कर भी आया, मतलब उन्होंने उद्घाटन भी किया। चरण कमलों से मंच पर चढ़ा, मंच मतलब व्यासपीठ। कमल नयनों से देखा, कर कमलों से फीता काटा, रिबिन काटी, और मुख कमल से भाषण दे डाला। उन लोगों ने सिर्फ हाथों को कमल कहा था, मैंने शरीर भर को कमल बना दिया। कर तो कमल है ही, पैर भी कमल है, उसके उपरांत आंखें भी कमल है, मुख भी कमल है, वगैरह वगैरह। तो देखिए कि इसमें इस प्रकार का व्यंग्य है, हास्य अब धीरे धीरे आपके सम्मुख आ जाएगा कि उन लोगों ने, मतलब जिन्होंने आमंत्रित किया था लेखक को, उन्होंने केवल उनके हाथों को कमल कहा था, लेकिन इन्होंने अपने सारे शरीर को कमल बना डाला। ऐसा देवताओं का होता था। कहते हैं राम के नाखून तक कमल थे। राम को कमल नयन कहा जाता है। उसके नाखून भी, राम के नाखून भी कमल थे। देवताओं का एक काम तो मैं भी करता हूं। देवताओं का एक काम मैं भी, मतलब हरिशंकर परसाई करता हूं। आकाशवाणी करता हूं, मतलब देवता आकाशवाणी करते थे, जैसे कंस के वध की आकाशवाणी की थी देवताओं ने श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही। वैसे ही रेडियो से मैं भी बोलता हूं, और रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी है, मतलब मैं भी देवता बन गया। ये मजे की बात है। देखिए, देवताओं ने आकाशवाणी करना आरंभ किया, और इन्होंने भी आकाशवाणी पर भाषण दे डाला, और उन्होंने खुद को देवता मान लिया। रेडियो से बोलता हूं, और रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी है। यों मैं विनोबा भावे से ज्यादा गांधी जी के रास्ते पे चलता हूं। पता है, यों मैं विनोबा भावे से ज्यादा गांधी जी के रास्ते पे चलता हूं, क्योंकि जिस रास्ते से रोज निकलता हूं उसका नाम ही महात्मा गांधी मार्ग है।
समझ में आ रहा है व्यंग्य? ठीक है। नाम से आदमी तर जाता है, कहते हैं नाम कहने से, नाम लेने से, नाम स्मरण से आदमी तर जाता है, मतलब उसका बेड़ा पार हो जाता है। उल्टे नाम से तक तर जाता है। वाल्मीकि ने, यानी वाल्याकोड़ी ने या रत्नाकर ने मरा 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 कहते कहते वो राम राम बन गया, और उल्टा नाम लेकर के भी वो तर गया और रामायण लिख डाली। कोई मरा मरा चिल्ला रहा था तो राम ने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बड़े आदमी छोटा एहसान करके प्रोपोगंडा स्टंट साधते हैं। प्रोपोगंडा मतलब प्रचार। बड़े से बड़ा आदमी छोटा से छोटा काम करते हुए कहते हैं बहुत बड़ा काम किया। वैष्णव इस स्टंट को समझे नहीं और स्तुति गाने लगे। वैष्णव मतलब विष्णु के अवतारों को मानने वाले विष्णु भक्त इस स्टंट को समझे नहीं विष्णु के। मरा मरा कहते हैं तो स्वर्ग सिधार गया। इसका मतलब ये हुआ कि देवता भी, यानी बड़े बड़े लोग भी अपना छोटा सा काम करके अपने आप को और बड़ा बनाते हैं। मेरे एक दोस्त के भी कर कमल हो गए। अब केवल हरिशंकर परसाई नहीं, हरिशंकर परसाई जैसे अनेक शिक्षक थे, बीएड हुए, और उन्हें भी क्या किया गया, उनको भी कर कमल हो गए, मतलब उनको भी किसी समारोह में बुलाया गया। मुझसे कुछ बेहतर क्वालिटी के थे, बहुत अच्छा थे, क्योंकि ये 5 उद्घाटन एक मौसम में कर चुके हैं। एक ही ऋतु में, एक ही मौसम में 5-5 महाविद्यालयों के समारोह के उद्घाटन, स्नेह सम्मेलनों के उद्घाटन कर चुके हैं। वे मेरे हाथ उलट पुलट कर देखते हैं, हाथ उलट पुलट कर देखते हैं, और मैं उनके देखता हूं। वे कहते हैं यार दोनों के हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, क्या बात है, कैसे हो गए, हम कैसे। एक साधारण अध्यापक, स्कूल के अध्यापक, डीएड हुए अध्यापक, डीटी हुए अध्यापक, उनको महाविद्यालयों में, स्नेह सम्मेलनों में, बड़े बड़े समारोहों में प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। पता नहीं हमारे हाथ कैसे कमल हो गए। सचमुच यह बात क्या है? मैंने भरसक कोशिश की है कि हाथ कमल न हो जाए। हथेली पर मैंने कांटे बोए हैं, फूल नहीं, कांटे। कमल के फूल नहीं है, कांटे हैं। मगर न जाने क्या हुआ कि एकाएक कर कमल हो गए। अब मैं परेशान हूं। जिनके हाथ मुझसे पहले कमल हो गए थे उनकी दुर्दशा देख रहा हूं। यानी जिन लोगों को बड़े बड़े समारोहों में, सम्मेलनों में प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता के तौर पर बुलाया जाता है, उनका हश्र क्या होता है ये भी ध्यान रखिए। मतलब अगर आगे आगे चल करके आपको सेलिब्रिटी बनना है या नहीं, आप सोचिए। वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल से बोलते हैं, तो माइक की तबीयत चांटा जड़ देने की होती है। माइक खराब हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। यानी साउंड सिस्टम, हमारे भारत के सभी समारोह सम्मेलनों में सबसे बड़ा डिफेक्ट अगर कोई होता है तो होता है माइक का खराब हो जाना, साउंड सिस्टम खराब हो जाना। अभी वह जब्त किए हैं, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब माइक मुख कमल में घुसकर टटेरी बंद कर देगा, मतलब बोलने वाले को बंद कर देगा, खुद माइक मुंह में जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा भी वक्त आ सकता है। कर कमल वाले मुंह खोलते हैं कि लड़के चिल्लाते हैं भाषण नहीं नौकरी दो। हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्दैव है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, डीएड, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी करके भी नौकरियां नहीं मिल रही। इसलिए लड़के कहते हैं कि हमें तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सके, पालन पोषण कर सके। वे संभल कर कहते हैं, मतलब जैसे ही छात्रों ने मांग लिया क्या, नौकरी चाहिए हमें, भाषण मत दो, नौकरी चाहिए, तो वे संभल कर कहते हैं यह देश तुम युवकों का है। हर बार, हर बड़े बड़े व्याख्यानों में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े
व्याख्याताओं के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा ये सुना होगा आपने कि युवक देश के रीढ़ की हड्डी है। देश के बहुत बड़े देश के, यानी उनके कंधों पर देश का भार है। यह देश युवकों का है। लड़के चिल्लाते हैं बकवास बंद करो। वे कहते हैं इस देश का निर्माण तुम्हें करना है ना, इस देश का निर्माण। लड़के कहते हैं चुप रह बे। वे कहते हैं हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लड़के चिल्लाते कहते हैं शट अप। फिर घेराव, नारे, जूता फेंक और पिटाई भी। ये वक्ताओं का हाल है, इसलिए कृपया वक्ता मत बनिए। ध्यान रहे, इस प्रसंग में जो लेखक का मित्र जिसके कर कमल हो गए थे, वह व्यक्ति जब भाषण करने जाता है महाविद्यालयों के सभा सम्मेलनों में, स्नेह सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में, समारोहों में, तो छात्र उसकी फिरकी लेते हैं, कहते हैं हमें भाषण नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। और बार बार यह बताया जाता है कि ये देश युवकों का है वगैरह वगैरह करके युवकों को बहलाया फुसलाया जाता है। तो युवक कहते हैं कि चुप रह बे, यानी वक्ता से उल्टी बात। हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं जैसे कहते हैं। तो लड़के कहते हैं शट अप। फिर उस वक्ता का घेरा होता है, फिर नारे लगाए जाते हैं, फिर जूते भी फेंके जाते हैं। आजकल तो सही वक्ता वो नहीं है जिसकी सभा में कोई जूता न फेंके, और कभी कभी पिटाई तक। और मैंने खुद ऐसे अनेक नेताओं को मार खाते हुए देखा है, अनेक बड़े बड़े व्याख्याताओं को मार खाते हुए देखा है। ये कमल अब कॉलेजों में जाने से डरने लगे हैं। क्यों? युवा शक्ति है, ताकत है, उत्साह है। उत्साह के बीच कुछ भी कर सकते हैं युवक। उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लग गया। अब कोई नहीं आ रहा है उद्घाटन करने के लिए। कौन युवाओं से मार खाए? जूता मारने को तो कमल चाहिए ना, ये कर कमल, मुख कमल, पद कमल वाला। अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। मतलब जब नेता मार खा रहे हैं तो वक्ता कम हो गए, मार खाने के लिए कोई तैयार नहीं, तो एक हरिशंकर परसाई जैसा कोई अदनासा अध्यापक बुलाया जाता है मार खाने के लिए, खाओ मार। फिर ऐसा वक्त आता है कि कमल पर जूते पड़ने लगते हैं। ध्यान रखिए, अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि आदमी पूरा कमल बन जाता है। फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर जूते पड़ते हैं। अखबार में यह जिनका चित्र है, पत्र है, उनके सामने अखबार है, वर्तमान पत्र है, दैनिक पत्र है, उसमें देखते हैं वे एक चित्र है जिनके हाथ 15 सालों से कमल है। मतलब 15 सालों से जो बड़े बड़े सभा सम्मेलनों में, समारोहों में, स्नेह सम्मेलनों में उद्घाटक के तौर पर जा रहे हैं, प्रमुख अतिथि के तौर पर जा रहे हैं, उनका चित्र है। सैकड़ों निमंत्रण पत्र इसके प्रमाण है। उनके पास बहुत सारे प्रमाण पत्र उन्होंने एकत्र किए हुए हैं कि किस किस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था। कल ही एक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ में अच्छी बातें करते हुए छात्रों द्वारा पीटे गए थे। आजकल देख रहा हूं कि अच्छी बातें कहने वाले ज्यादा पीट रहे हैं। जो अच्छी बात कहता है उसको मारा जाता है, जो बुरी बात कहता है उसको सिर आंखों पर बिठाया जाता है। यह है मेरे देश का भविष्य, यह है मेरे देश का वर्तमान, यह है मेरे देश का इतिहास। अब अच्छी बातें कहने का हक किसी को लोग देना नहीं चाहते। अच्छी बात की मार खाया। जिस देश में अच्छी बातें कहने से आदमी पिट जाए, उसमें अच्छी बातें कहने वालों ने क्या गजब न किया होगा, विचार कीजिए। केवल अच्छी बातें ही की, अच्छी बातें, अच्छी बातें, अच्छी बातें। देश स्वतंत्र हुआ, न जाने क्या क्या संकल्पनाएं, क्या क्या अवधारणाएं, क्या क्या सपने देखे होंगे लोगों ने। कितने सपने सच हुए, और सिर्फ दिए जा रहे हैं इस देश में भाषण 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 और भाषण, अच्छी बातों के भाषण। कल मुख कमल से अच्छी बातें कहते हुए जो पिट गए थे, वे इस चित्र में मुस्कुराते हुए पालम हवाई अड्डे, दिल्ली का जो पालम हवाई अड्डा है, जिसको इस समय शायद इंदिरा गांधी का नाम दिया गया है,
पालम हवाई अड्डे पर विदेशी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। विदेशी राज अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है कि वे भी अपने देश में पिट कर ही हवाई जहाज में बैठे हैं। मतलब केवल भारत में ऐसा नहीं होता है, अपितु विदेशों में भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश में आते हैं उनको भी वहां ठोका होगा, पीटा होगा। बिना पीटे इतनी अच्छी मुस्कान नहीं आ सकती। क्या बात है। यह हमारा पिटकर मुस्कुराने वाला बता रहा है। वाह, इस देश में यह बड़ी अजीब बात है कि जो जितना ज्यादा पिटता है वह उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। वाह, क्या बात है। विदेशी राज अतिथि से अपना यह कमल वाला क्या कह रहा है? वह जो कहता है अखबारों में नहीं छपता। ऐसी बातें अखबारों में नहीं, इस प्रकार के हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग्यकार को ही पता होती है। वो कहता है, साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है, मगर यह नंगी रहती है। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान की रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहना करके आपके सामने पेश करते हैं। आप इससे शादी कर लीजिए, यह पूर्ण शीलवती है, चरित्रवान है। हमने हर चीज का शील भंग हो जाने दिया है, पर इसका नहीं। इस प्रकार से यानी ये लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि हम बेशर्म हो चुके हैं, मार खा करके मार खाते हैं बेशर्मों की तरह, और फिर दूसरे उस कार्यक्रमों में सेलिब्रिटी की तरह समारोह में दाखिल हो जाते हैं। एक बार किसी लेखक ने एक संकलन का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया था। मैंने देखा वैसा ही सुनहरा निमंत्रण, उसमें वही उपस्थिति से शोभा बढ़ाने की बात, पुस्तक पर रंगीन कागज और उस पर बांधा वह रेशमी पीला फीता। इसमें विद्रोही पीढ़ीपन कहाँ है? मतलब ऐसे विद्रोही पीढ़ी के कविता संकलन का उद्घाटन करने के लिए लेखक को बुलाया गया और उसका जो आवरण है एकदम मुलायम रखा गया, एकदम रंगीत रखा गया। इसमें विद्रोह पीढ़ीपन कहाँ है? मैंने माइक हाथ में लेते ही कहा, विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन नहीं, विस्फोटन समारोह होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए, हमारे काव्य संकलनों का विस्फोटन अमुक वक्त पर होगा, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। ये बात तरुणों को अच्छी लगी, युवाओं को थोड़ा विद्रोह अच्छा लगता है। बात अच्छी नहीं थी, नहीं है। सफल कमल होने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, सारे हथकंडे सीखूंगा। गुरुओं की भी कमी नहीं है, मतलब सेलिब्रिटी के भी अनेक गुरु होते हैं। एक गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया। वे मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन करने हुए आए थे। मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे, बहुत भाव विभोर होकर के बोले, आहा, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, आहा जबलपुर पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल भी चंदन है, मैं उसे मस्तक से लगाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली धूल की और अपने कपाल पर लगा ली। साहब पूरा हॉल मुग्ध हो गया और उन्होंने घंटे भर भाषण खींच दिया। जहां जाओ वहां की भूमि की, वहां के लेखकों लोगों की प्रशंसा करो, लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं उनके पीछे लग गया एक बार। क्यों? पता नहीं क्या फॉर्मूला है, आपको इतनी बार बुलाया जाता है और आप हर बार मिट्टी सिर को लगा लेते हैं, कपाल पर लगा लेते हैं और लोग आपके भाषण सुनते जाते हैं। बताइए क्या है, गुरु बन करके मुझे बताइए। मैं उनके पीछे लग गया। सागर में एक समारोह का उद्घाटन करते समय उन्होंने फिर कहा, सागर नाम का विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ है उस शहर का नाम सागर है। सागर मतलब समुद्र नहीं, ध्यान रहे। और वहां वे गए और फिर कहा उन्होंने वही फॉर्मूला, आहा सागर, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्हें जेब से फिर वही पुड़िया निकाली और फिर कपाल पर धूल लगा दी। सागर वाले भी मुग्ध होकर के सुनते रहे।
सुनते रहे। फिर वे बरेली पहुंचे, तीसरे गांव। पहला गांव था जबलपुर, दूसरा सागर, तीसरा शहर था बरेली। वहां ये बोले, आहा बरेली, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक पर लगाता हूँ। पुड़िया निकलकर फिर उन्हें धूल लगा ली। वे घर से ही धूल की पुड़िया जेब में डालकर निकलते थे। उनका जो घर था, गांव था, वहीं से किसी भी शहर में जाओ, अपने शहर की मिट्टी दूसरे के शहर की मिट्टी मान करके, धूल मान करके सिर पर लगाना शुरू। यह गुरु अच्छा है, गुरु मतलब यह आइडिया अच्छी है, मगर यह गुरु के घर में फेल हो जाता है खुद के। शिव कुमार बताता है कि मैं उन्हीं गुरु के शहर में गया हुआ था जिसका ये भाषण था। समारोह की अध्यक्षता वही कह रहे थे। मैंने भावुकता से कहा, आहा यह पुण्य नगरी, यह पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। लोग हंसने लग गए। मैं पुड़िया निकालकर कपाल में धूल लगाने से रह गया। मतलब उस फॉर्मूले का, उस सूत्र का लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी ने अपने जीवन में प्रयोग करना सोचा, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि लोग हंसने लग गए पहले ही। तरकीबें कई हैं, आइडियाज कई हैं, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं करती। तरकीबें मुझे भी बहुत आती हैं, पर मेरे मित्र फिर कहने लगते हैं, अपने हाथ यकायक कमल कैसे हो गए, आखिर ये कैसे हो गया। वे ही सोचकर जवाब देते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। जो बुद्धिजीवी अध्यापक जैसा प्राणी है ना, जिसका बहुत आदर सत्कार किया जाता है, ऐसे अध्यापकों को भी सेलिब्रिटी बना करके बड़े बड़े समारोह में बुलाया जा रहा है। यानी बुद्धिजीवियों का रुतबा बढ़ रहा है। क्या बात है, इज्जत बढ़ रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन अंत में वाक्य जबरदस्त है। इस वाक्य को आप हमेशा जहन में याद रखें। क्या है वाक्य? बुद्धिजीवियों का रुतबा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, शेर। पर अब देखिए, ये वाक्य आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। हाँ, बढ़ तो रहा है, इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। सियार मतलब कोला। शेर होकर के सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। यही इन बुद्धिजीवियों की अथ और इति है। कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, कुछ नालायक लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है। यहाँ तक यह पाठ्यक्रम का जो दूसरा पाठ आपके सम्मुख है, कर कमल हो गए, यहाँ समाप्त हो जाता है। हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। कल फिर से नए पाठ के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय नागरिक।